भीड़ ज्यादा है तो आप शिफ्ट में नमाज पढ़िए, रोड पर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है। इतने बड़े एक्टर हैं। अगर शायद ये फिल्मी दुनिया में होते तो निश्चित तौर से सुपरस्टार कई साल तक रहते। ये कोई भाषा है मुख्यमंत्री की? आप गुंडे मवालियों जैसी धमकी देते हैं मंच पर खड़े होकर के। आप इस देश के नागरिक को क्या समझते है हैं? कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, क्या आप इसका समर्थन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, ये काले कपड़े को साफ बनाना अच्छी तरह जानते हैं। मोदी जी एक असफल प्रधानमंत्री हैं। अब तक देश के अंदर सबसे फेलियर प्रधानमंत्री मोदी जी साबित हुए हैं। इस देश का मुसलमान माननीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानता है और उसमें पूरी आस्था निष्ठा रखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स, मैं आपके साथ शरीफुल्ला। देश में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। एक तरफ जहां बकरीद का त्योहार करीब आ रहा है, गाय की कुर्बानी को लेकर भी चर्चा हो रही है। लोग यहां तक कह रहे हैं कि ज्यादातर मुसलमान इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सूबे की जो मुखिया है उन्होंने कहा कि सड़क जो है वो लोगों के चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। अगर ठीक से मानते हैं तो ठीक है, वरना दूसरा तरीका अपनाएंगे। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पसमानदा मुस्लिम समाज के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राज्य मंत्री अनीस मंसूरी साहब। इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से देख रहे हैं जो सियासत चल रही है, खासतौर पर मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है उसको किस तरह से देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल होगा, चूंकि आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं जब एक सूबे का मुखिया इस तरह का बयान देते हैं कि नमाज को लेकर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए वरना दूसरा तरीका अपनाएंगे। ये कहीं ना कहीं एक धमकी के लहजे में बात कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप। यह सुन करके मुझे बहुत अफसोस होता है। और अफसोस इस बात का होता है कि चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो कोई केंद्रीय और राज्य का मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, ये संविधान की ओथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं। और उस शपथ में जो ये वादे करते हैं तो उसको भूल करके और अपनी जिम्मेदारियों से, जो उनकी जिम्मेदारी उससे हट करके अनर्गल बयानबाजी करने लगते हैं। जैसा कि आपने कहा नमाज को लेकर के, ये जो योगी जी का बयान था, ये बयान ये बिन मौसम बरसात जैसे था। अभी नमाज की ना कोई बात हो रही थी, ना कोई सड़क पे नमाज पढ़ रहा था, ना वहाँ कोई भगदड़ हो रही थी, ना इस तरह कोई कंप्लेन थी, ना इस तरह कहीं पर कोई कार्रवाई हुई। ये बेमौसम बरसात जैसा नमाज के मुद्दे को नया लेकर के आए। ये अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। बात इनको करनी चाहिए देश के अंदर महंगाई पर, बेरोजगारी पर, पेपर लीक पर, इनको बच्चों की नौकरियों पर, इनको बात करनी चाहिए महिलाओं के अस्मिता के सवाल पर। रोजाना उत्तर प्रदेश के अंदर भयंकर क्राइम हो रहा है, इनको बात करनी चाहिए क्राइम पे। इनको बात करनी चाहिए हमारे जो महिलाओं की भागीदारी की। हाँ, इनको बात करनी चाहिए बच्चों की शिक्षा की तरफ। इनको बात करना चाहिए देश के अंदर भाईचारा बनाए रखने के लिए। और देश के अंदर जो इन्होंने अपने 9 साल में जो विकास किया है जनता के सामने, उस बात को लाना चाहिए। ये अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए तरह तरह के नमाज, पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश ला करके लोगों का ध्यान भटकाते नहीं तो हैं। कह रहे हैं ना, एक तरफ बता रहे हैं कि अपराध मुक्त हो गया है, क्राइम नहीं होता है यहाँ पर, लड़कियां जो है सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं। तमाम निवेश बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आ रहा है, उत्तम प्रदेश बन रहा है, प्रगति की तरफ बन रहा है। तो ये तो काम हो रहा है ना उत्तर प्रदेश में। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, ये काले कपड़े को साफ बनाना अच्छी तरह जानते हैं। ये झूठ बोलने की पराकाष्ठा हो गई। कहाँ देश खुशहाल है, कहाँ प्रदेश में क्राइम नहीं हो रहा है। रोजाना अखबार खोलिए और देखिए कितना लूट घसोट, लोग एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और तमाम लिंचिंग हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है। क्या ये अपराध के दायरे में नहीं आता? और दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि अगर आप देश की जनता को आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि हमने इतने सारे काम किए? आप हिंदू और मुसलमान नमाज को ला खड़ा कर देते हैं। अगर आपने सच में काम किया है तो जनता के बीच में आकर सीना ठोक के कहना चाहिए कि मैंने अखिलेश यादव जी से ज्यादा काम किया है।
अगर माननीय अखिलेश यादव जी की तुलना की जाए तो मोदी अभी वहाँ सिफर है, जीरो है। उनके बराबर कुछ भी नहीं काम कर सके। अभी मैं उनके काम को गिनाने लग जाऊं तो बहुत वक्त लगेगा, और इनके पास कोई बड़ा काम गिनाने के लिए नहीं है, सिवाय ये हिंदू मुसलमान जाति धर्म से ऊपर उठ करके बात कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए योगी जी जो है संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान के सबसे ज्यादा अवहेलना वही करते हैं। ये कोई भाषा है मुख्यमंत्री की? आप गुंडे मवालियों जैसी धमकी देते हैं मंच पर खड़े होकर के। आप इस देश के नागरिक को क्या समझते हैं? ये मुख्यमंत्री, आपने इसी बात के लिए शपथ लिया था कि अपने मतलब मुख्यमंत्री केवल आप हिंदुओं के हैं, मुसलमानों को मुख्यमंत्री नहीं है। अरे आप मुख्यमंत्री हो, चाहे योगी जी प्रधानमंत्री हो, देश के वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। योगी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको देश के हर जाति धर्म के लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। और आप, ये है कि हिंदू मुसलमान खेल उनको सूट करता है, इसलिए वो खेलते हैं। कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होने वाला है उसकी शुरुआत भी हो गई, इस तरह के जो बयान आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भीड़ ज्यादा है तो आप शिफ्ट में नमाज पढ़िए, रोड पर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है। सवाल इस चीज का है कि मस्जिद से बाहर नमाज पढ़ कौन रहा है? जब से आपने तमाम कार्रवाई की और हमारे लोग बहुत शालीन हैं, बहुत सभ्य हैं, तो उन लोगों ने मान लिया कि ठीक है भाई, जब सरकार को एतराज है नमाज पढ़ने के लिए तो नहीं पढ़ते। अभी बहुत से हिंदू भाइयों की इस बात का एतराज है कि सरकार को ये फैसला गलत था। कोई रोज नमाज थोड़े समय पढ़ता है। कभी ईद बकरा ईद या कभी जुमा भीड़ हो गई, तो वो एक ऐसा माहौल था पहले कि हिंदू भाई आज कहते हैं कि हम लोग तो अपने घर के सामने सड़कों पे चादर बिछा देते थे नमाजियों के लिए। और आज आज का ये भारत है, आज का उत्तर प्रदेश है कि यहाँ तो चादर छोड़िए, यहाँ लाठियां बरसाई जा रही हैं, पुलिस बर्बरता कर रही नमाजियों के साथ में, लात मार रही नमाजियों को। ये कैसा भारत है? ये कैसा उत्तर प्रदेश योगी जी ने और मोदी जी ने उत्तर प्रदेश, अमित शाह ने देश को क्या दिया है ये? कि मतलब नफरती भाषण, जहर उगलते हमेशा नफरत की बात करते हैं। ये देश के अंदर, ये देश प्यार मोहब्बत से चलता है, देश संविधान से चलता है। देश नफरत और गुंडागर्दी, गुंडे मवालियों वाले धमकी से नहीं चलता है। लेकिन एक चीज और, आप जिस तरह से यहाँ पर इस तरह का बयान आता है, वहीं दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री मोदी जी को देखिए, बाहर गल्फ कंट्री में जाते हैं, विदेशी दौरे में जाते हैं, वहाँ के जो शेख हैं मुसलमान हैं उनको दौड़ कर गले लगाते हैं। तो ये किस तरह से मैसेज जाता है हिंदुस्तान के मुसलमानों को फिर। शेख दौड़ के गले नहीं लगाते, यही स्पाइडरमैन की तरह उड़ते हुए भागे थे। पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। अल हबीबी करते हुए भागे थे शेख के पास, शेख अपनी जगह थे और उनसे जाके मिले। ये मोदी जी तो नाटक करते हैं। और मुझे तो लगता है कि इतने बड़े एक्टर हैं, अगर शायद ये फिल्मी दुनिया में होते तो निश्चित तौर से सुपरस्टार कई साल तक रहते। ये एक्टिंग करते हैं। ये जबरदस्ती जाके पूरा देश देख रहा है, सोशल मीडिया पर लोग देख रहे हैं कि जबरदस्ती लोगों से लिपट टिपट गले मिल रहे हैं। आपने कई मीडिया में देखा कि जो हाथ नहीं मिला रहा, पकड़ पकड़ हाथ उठा रहे हैं, झटक रहा है वहाँ का राष्ट्रपति। तो ये हिंदुस्तान के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देश विदेश में मेरी बड़ी ईमानदारी है और बड़ा हमारा मान है, लोग हमसे मिलते हैं, बात करते हैं। ये सिर्फ फोटो खिंचा करके देश के तमाम नौजवानों को, उत्तर प्रदेश भारत के तमाम उन लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए मेरा विदेश में हम जाकर के रिश्ता बहुत मजबूत कर रहे हैं। ये देश विदेश इतना दौरा करके आए, लेकिन आप बताइए कि देश विदेश दौरा करके आए, देश को दिया क्या आपने? ऐसा क्या लेकर के आए तमाम देश से जो देश हमारा खुशहाल हो गया? ये कंगाली की तरफ देश चला गया। रुपए का क्या हाल है आप देख रहे हैं, ये महंगाई, महंगाई की मार। अब आप जा करके जो हमारे ईरान से एक सैकड़ों, कई सैकड़ों साल पहले जो हमारे रिश्ते थे, ईरान, भारत से हमेशा दोस्ती ईरान की रही। हाँ, इतने अच्छे रिश्ते थे ईरान के। और आप जा करके इसराइल से वहाँ उनको अपना फादर बता दिया। फादरलैंड है हमारा ये सब क्या मोदी जी क्या कह रहे हो? एक प्रधानमंत्री हो, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। आप पहुंचे वहाँ इटली में, इटली में पहुंच करके जिस तरीके से वहाँ मेलोडी के साथ में आप सेल्फी ले रहे थे। अरे आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, ये कोई आप इस देश के इस तरह से लड़के कोई सिटियारे नहीं हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। सिटियारे बच्चे इस तरह करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। तो आप वहाँ मेलोडी, ये सब बहुत सारी चीज़ें, देश बड़ा मजाक उड़ाया। और मुझे तो अफसोस होता है कि प्रधानमंत्री के देश के अंदर और विदेश में इतना माहौल उड़ाया जाता है, शर्म आनी ये चाहिए। चीज और है अभी, देश को लेकर जो इस तरह के हालात हैं, मोदी जी भी सीरियस है। उन्होंने अपील किया है कि सोना न खरीदें, पेट्रोल और डीजल जो है
कम खर्च करें, विदेशी दौरों पर न जाएं, तमाम एहतियात के लिए कहा गया है, तो आप लोग तो मान रहे हैं ना इस बात को? मोदी जी एक असफल प्रधानमंत्री हैं। अब तक देश के अंदर सबसे फेलियर प्रधानमंत्री मोदी जी साबित हुए हैं, क्योंकि इन्होंने देश की तरक्की के बारे में ना करके ये एक हिंदू हिंदू मुसलमान का ये कार्ड खेल करके और सत्ता में बने रहने के लिए ये कुछ भी करते हैं। रही बात ये कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो है देश के अंदर अमन चैन की बात कर रहे हैं और देश विदेश से योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक दिखाई नहीं पड़ा हमको। और बहुत मैंने सारे तो सुना ना नहीं खरीदो नहीं, हाँ विदेश उस यात्रा पे से मैं आता हूँ। जी। जब इस देश के अंदर कोविड-19 का मसला हुआ, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देखा कि हमारे यहाँ देश में कोई तैयारी नहीं है, ना तो इतने हॉस्पिटल्स हैं, और जो हॉस्पिटल हैं वहाँ इतने बेड नहीं है, हमारे पास दवाइयों कोई भंडार नहीं है, हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है, हमारे पास ना डॉक्टर्स नहीं है, ना तो वार्ड बॉय है, ना नर्सें हैं, और लोग अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो हम वहाँ पर सब मरने के अलावा कुछ होगा नहीं। तो ये जब अपने आप को असफल माने, असहाय हो गए कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हथियार फेंक कर कहा कि भाइयों अपने घर में कैद हो जाओ, मैं कुछ कर नहीं सकता, अगर जिंदा रहना है तो अपने घर में कैद हो जाओ। और अंधविश्वास पे ताली और थाली बजवा दिया, लाइट जलवा दिया, और लोग घर में कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अगर आप अपनी जान बचा सकते हो तो अपने घर में कैद होकर के बचा लो। वो दौर गुजर गया। दूसरा, जब आज फिर देश संकट में आया, तो प्रधानमंत्री जी अपना दामन झाड़ लिया कि आप सोना ना खरीदो, अरे भाई आप ये अपने खर्चे में कटौती करो। पहले आपको कैरेक्टर पेश करना चाहिए था मोदी जी। आप पहले अपने सारे दौरे रद्द करते, अपने सारे ऐशो आराम के तमाम चीजों में कटौती करते। ये जो 12-12 महिलाएं विदेश से आकर के पार्लर चलाती हैं आपके यहाँ, पहले उनको उनको विदा कर देना चाहिए। आप अपने जहाज को चुपचाप 800 करोड़ के जहाज से आप चल रहे हैं और हमको सिखा रहे हैं कि आप साइकिल चलो और बस से चलो और मेट्रो से चलो, सोना ना खरीदो। दुनिया का काम आप कर रहे हैं, आपके आपके मंत्री कर रहे हैं, आपके विधायक कर रहे हैं, सांसद कर रहे हैं। तो अभी तक राष्ट्रपति ने कोई अपने खर्चे में कटौती किया? प्रधानमंत्री जी ने कोई कटौती किया? उनके मंत्रियों ने कोई कटौती किया? देश के मुख्यमंत्रियों ने कोई कटौती किया? देश के गवर्नर्स ने जितने प्रदेशों में, किसी ने अपने खर्च में कोई कटौती किया? नहीं किया। तो आप क्या ज्ञान देना चाहते? पहले आपको कैरेक्टर पेश करना चाहिए। पहले आप साइकिल चलते, लोगों को समझाते कि देखिए मैंने ये अपना लिया, भारत के अंदर क्राइसिस है और हम उसको बचाने के लिए हम शुरुआत करते हैं। आपके मंत्री बुलेट से कोई जा रहा है, अरे बुलेट से जा रहे हो, दानिश आजाद मंत्री हैं हज के, वो नौटंकी में बुलेट से सफर कर रहे हैं। अरे बुलेट तो और 20-25 के एवरेज देती है और पेट्रोल खा रही है बुलेट से। और कुछ इनके मंत्री साइकिल चलाए, 50 मीटर तक फोटो खिंचा के अपना गाड़ी बैठ गए। अरे ये नाटक कब तक चलेगा? देश संकट की स्थिति से उभारना पड़ेगा आपको, देश के जिम्मेदार प्रधानमंत्री है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। ऐसे देश के अंदर ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री अभी तक भारत के अंदर नहीं हुआ। एक चीज और, अभी आज ही की खबर है आजम खान को लेकर, 2 पैन कार्ड के मामले में जो 7 साल की सजा हुई थी, उसमें कहा गया कि सजा को बढ़ाया जाए। अब 10 साल की उनको सजा हो गई है। किस तरह से देख रहे हैं लगातार जो उनके परिवार पर शिकंजा कसा जा रहा है, 10 साल की अब सजा हो गई है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जब देश को खड़ा करने के जो 4 स्तंभ हैं, जब चारों स्तंभ करप्ट हो जाए, बेईमान हो जाए, अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगे, तो देश को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। रही बात आजम साहब की, उनको तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से टारगेट कर रही कि वो एक मुस्लिम लीडर हैं, और उनको उन्होंने जो भी वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बनाई, वो भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस के लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो एक उनको द्वेष भावना से तंग करने की बात है। और रही बात ये कि उससे ज़्यादा गुना बीजेपी में लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के लोग तमाम हर जगह बयानबाजी दे रहे हैं, फंस रहे हैं, उन पे कोई सज़ा नहीं, आजम खान की सारी सज़ा। अब वो उनको ही लगता है कि आजम पर शिकंजा कसने से समाजवादी पार्टी कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन ये उनकी गलत फहमी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, और इस उत्तर प्रदेश का मुसलमान माननीय मुलायम सिंह को अपना नेता मानता था, और जब आज हमारे बीच में नेताजी नहीं है तो माननीय अखिलेश यादव जी को वो अपना नेता मानता है। अनीस मंसूरी हो या कोई भी मुसलमान नेता, इस मुगालते में रहे कि मुसलमान हमारे पास हैं,
हम मुसलमानों के लीडर हैं, तो ये गलत फहमी न पाले। इस देश का मुसलमान माननीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानता है और उसमें पूरी आस्था निष्ठा रखता है। एक चीज और पूरे देश में चल रही है, गाय को लेकर लोग ये अपील कर रहे हैं, खासतौर पर मुसलमान बढ़कर आगे आ रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? मैं बहुत पहले से मेरी ये मांग रही है कि जब ये मॉब लिंचिंग को लेकर के तमाम हमारे कुरैशी बिरादरी के लोग और भी जो जानवरों से लगे कारोबार करते हैं, इन बेचारों की लिंचिंग हमेशा होती है। ये मारे जाते हैं। भाई अलीगढ़ में सुना कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट थे, उसके बाद भी आरएसएस के लोगों ने मारा। हर रोज उनसे 15,000 रुपये मांगते थे, नहीं दे पाए तो मारा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जांच हुआ, सब जेल में गए, चले आए। तो गाय यहाँ कौन काटता है? हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में तो कोई नहीं काटता, बल्कि देश में कोई नहीं काटता। जहाँ ये लाइसेंस दिया है भारत सरकार ने, वही गाय कट रही होगी। उत्तर प्रदेश का मुसलमान, जब हमारे लोगों ने, उलमाए दीन ने, तमाम समाज के लोगों ने अपील किया कि अगर गाय हम कहीं है तो गाय का हम दूध में इस्तेमाल तो करें, लेकिन गाय को हम लोग काटते नहीं है। हम जानवर जो लाइसेंस होता है बड़े जानवर काटते, गाय यहाँ कटती नहीं है। अगर गाय की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो गाय पालने के लिए जगह जगह गौशाला बने हुए हैं। आप देखिए हफ्ते में वहाँ 1-2 ट्रक गाय लद के कहाँ जाती हैं? गाय पकड़ करके गौशाला में जाती हैं। उसके बाद रात में वहाँ 12 बजे के बाद ट्रक लगती है और वो लद करके कहाँ जाती है। और अगर गाय यहाँ पर जो आज मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे कि शुरुआत में तो खूब गाय दिखती थी रोड पर। चाहे तो हम बुंदेलखंड जाते थे, कहीं जाते थे तो बहुत गाय दिखती थी, सांड बहुत दिखते थे, गाय दिखते थे। लेकिन पिछले इधर साल 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम संख्या हो गई है। ये सब स्लॉटर हाउस पकड़ पकड़ जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है ये लोग खुद ही राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करेंगे गाय को? नहीं, गाय को नहीं करेंगे, क्योंकि आप बीफ एक्सपोर्ट में भारत पहले नंबर पे हो गया। तो अगर बीजेपी की सरकार है और हम बीफ एक्सपोर्ट में अगर हम नंबर 1 पे, और जो स्लॉटर हाउस चलाने वाले उसमें 80% हिंदू भाई स्लॉटर हाउस है, तो ये कौन गाट काट रहा है? कौन गाय काट रहा है? कौन विदेश भेज रहा है गोश्त को? गाय को कौन भेज रहा है? सब इन्हीं के लोग कर रहे हैं। मुसलमान तो इसे तौबा करके अल्लाह घर गया कि मैं इस देश के अंदर इस तरह काम नहीं करूंगा जो हमारी लिंचिंग हो। अब वो हमारे लोग तो अल्लाह घर गए, अब इनके लोग अब गोकशी करते हैं। अब ये स्लॉटर हाउस सारी गाय करती है और देश विदेश जाता है। अब पूरा देश देख रहा है, सब देख रहे हैं। एक आखिरी सवाल होगा, उत्तर प्रदेश चूंकि 5 राज्यों के चुनाव हुए, सबके नतीजे आ चुके हैं, आ गए हैं, मुख्यमंत्री की शपथ हो गई है, कई जगह चौंकाने वाले नतीजे आए हैं, सवाल भी उठे हैं। अब जो है उत्तर प्रदेश पर पूरे देश की नज़र होगी, 2027 में चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी की बात करें, जिस तरह से पीडीए को लेकर लगातार वो बात कर रहे हैं, पीडीए को न्याय दिलाना है, शिक्षक भर्ती हो या तमाम और भी जो चीज़ें हैं उन लोगों का, तो किस तरह से देख रहे हैं आप चुनाव को? क्या आप लोगों के मुद्दे होंगे, किस तरह से जाएंगे? क्योंकि दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हमेशा से वही, अब उत्तर प्रदेश में होगा, राम मंदिर की बात हो गई, नमाज की बात हो गई, हिंदू मुस्लिम की बात हो गई, ये मुद्दे जरूर आएंगे इलेक्शन में। आपकी तरफ से क्या तैयारियां होंगी? देखिए, आपने राम मंदिर की बात की, तो राम मंदिर बना करके इनका जो 2024 का लोकसभा को प्रभावित करना था, 80 सीट जीतना था। ये अयोध्या बिहार गए। उत्तर प्रदेश की जनता अब समझ गई है। अब यहाँ का नौजवान युवा इस बात को समझ गया कि मैं पिछले 8-9 साल से ठगा जा रहा हूँ। हम बेरोजगार हो गए, घर के अंदर हमारे माँ बहनें खुश नहीं हैं, हमारे बुजुर्गों की आंख पे रोशनी ताब नहीं रही, सबके मुरझाए हुए चेहरे हैं। जब घर के अंदर क्राइसिस हो गई, बहुत सारी चीज़ें, हमारे बच्चे अब अपने तन ढकने के लिए कपड़े जहाँ 4-4 5-5 सूट बनाते थे, अब नहीं बना पा रहा है आर्थिक तंगी की वजह से। तो ये सरकार जनता को कुछ दे तो नहीं पाई, ये तो सब जानते हैं। न रोजगार दे पाई और महंगाई की मार अलग दे पाई, महंगाई की मार अलग झेल ले जनता यहाँ की। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अब जनता के अंदर एक ऐसा विकल्प मिला है माननीय अखिलेश यादव के रूप में, कि अखिलेश जी ही ऐसे हैं जिन्होंने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने गांव से लेकर शहरों तक बड़े बड़े काम किए हैं। और आज लोग उंगलियों गांव बैठ करके उनके नाम, उनके काम को लोग उंगलियों से गिनाते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी के ये काम है, माननीय अखिलेश यादव जी ये काम कर रहे हैं। तो आज
जो गांव-गांव जो लोग कल भारतीय जनता पार्टी कोर वोटर थे, उनके घोर समर्थक थे, आज उनके अंदर भी इस सरकार की नाकामियों को लेकर के एक ज्वाला धधक रही है और वो विकल्प के रूप में अखिलेश यादव पर उम्मीद अपनी टिकाए हुए कि अगर उत्तर प्रदेश को कोई बचा सकता है तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी बचा सकते हैं, बाकी कोई नहीं बचा सकता। और पीडीए की तर्ज पर जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं और पीडीए का एक नमूना आपको 2024 के चुनाव में झलक देखने को मिली थी, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो दलित और पिछड़े और जो अल्पसंख्यक हैं, इनके साथ जो सरकारें अन्याय कर रही हैं, आरक्षण पे इनके डाका डाला, दलित नाराज हैं, पिछड़े नाराज हैं और इनको रोजगार नहीं मिला, ये सब नाराज हैं। कुछ मुख्यमंत्री के सजाती लोग भले ठेका पट्टी और मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, जो ब्यूरोक्रेट्स में हर जगह मौज कर रहे हैं इनके लोग। बाकी पिछड़े दलितों को कुछ नहीं मिला, आदिवासियों को कुछ नहीं मिला और माइनॉरिटी को कुछ नहीं मिला। इसलिए सब लोग इस बात को समझ गए कि ये सरकार हमको धोखा दे रही है। अब हम इनके इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। आने वाले 2027 के चुनाव में पीडीए के तर्ज पर सारा देश का दलित, पिछड़ा और आदिवासी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मिल करके माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे।